तो बच्चों क्लास को बीच में रोकना पड़ा, कुछ काम आ गया था तो इसलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, है ना, वेट्स का क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन या फिर सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं इसका। बॉन्ड लेंथ से कंपेयर द CL bond length compare the CCl bond length. CH3 Cl CF3 Cl। आपको CCl बॉन्ड लेंथ जो है वो कंपेयर करना है। यहाँ पे दोनों में CCl बॉन्ड लेंथ है, आपको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर आप पहले बना सकते हैं। H H H कार्बन टेट्रावैलेंट, 3 हाइड्रोजन यहाँ और एक Cl से ये जुड़ा हुआ है। अब 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों पे कार्बन पे क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो 3 फ्लोरीन यहाँ पे हो गया F F F और ये Cl। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है होगा वो किसका ज़्यादा होगा, कौन सा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ, तो इसको नाम दे देते हैं D1। ये D1, ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस D2 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, D1 ज़्यादा है या D2 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग फिर से अपना बेंड्स रूल को लगाएंगे। बेंड्स रूल क्या कहता है, तो बेंड्स रूल ये कहता है कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ का और परसेंटेज एस कैरेक्टर का जो रिलेशन है वो कैसा, इन्वर्सली है। अगर बॉन्ड लेंथ, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑर्बिटल है, एक कोई ऑर्बिटल है और उसमें अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो ऑर्बिटल होगा वो न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्बिटल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ऑर्बिटल क्या होगा, सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा। ऑर्बिटल अगर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा, ऑर्बिटल श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस घट जाएगा, या फिर कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से ऑर्बिटल श्रिंक करता है और ऑर्बिटल श्रिंक करेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा, ऑर्बिटल छोटा होगा, ऑर्बिटल श्रिंक करेगा, और अगर ऑर्बिटल श्रिंक करेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो क्या समझ में आया, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है, ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। आया बात समझ में, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ, यहाँ पर CCl, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है या फिर यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर पता चल गया तो बॉन्ड लेंथ भी पता चल जाएगा कि बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। आप आसानी से कंपेयर कर पाइएगा कि बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे CH3Cl में, तो यहाँ जो टर्मिनल एटम है यहाँ पे, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मोड परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे होगा, मोड एस कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है तो 25% से क्या होगा, ज़्यादा होगा एस कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट रहता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज प्रीफर्स शेयरिंग ऑफ दैट ऑर्बिटल विच हैविंग लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या होता है, बहुत कम होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत कम होता है, फ्लोरीन का 4 होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2.1 होता है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो फ्लोरीन से काफ़ी कम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा।
यानी कि ऑर्बिटल वहाँ पे जाना पसंद करेगा जहाँ पर क्या हो, परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो, परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो यहाँ पर ज़्यादा हो, तो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर बढ़ेगा। तो इस ऑर्बिटल में क्या हो, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एस करेक्टर डिक्रीज करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर घटेगा। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड नंबर में CF3Cl में, तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो वो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया है, तो ऑर्बिटल जो होगा इस ऑर्बिटल में, फ्लोरीन वाले ऑर्बिटल में CF में परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, लेस होगा, परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, घटेगा, परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर अगर डिक्रीज करेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा, CCl में क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर एक ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे घट रहा है तो दूसरे में क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, कंपनसेट हो सके, परसेंटेज एस करेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपनसेट हो सके। तो यहाँ पर CF में जो है वो परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है। ओके, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम है, ऑलवेज प्रीफर शेयरिंग ऑफ दैट ऑर्बिटल विच हैविंग लेस परसेंटेज एस करेक्टर। यहाँ एस करेक्टर कम है तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा। और अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हट जाएगा। अभी तुरंत आपको बताना है कि बॉन्ड लेंथ का परसेंटेज एस करेक्टर से इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो D2 जो होगा यहाँ पर, D2 इज लेस देन D1, यानी कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ पे होगा, CCl बॉन्ड लेंथ CH3Cl में ये जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज़्यादा हो, यानी D1 ज़्यादा होगा, डिस्टेंस D1 ज़्यादा होगा डिस्टेंस D2 से। ओके, समझ में आया, चलिए राइट डाउन। चलिए लिख लिया इसको, आगे हम लोग देखते हैं। कंपेयर द बॉन्ड एंगल। ठीक है, आपको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल किसमें CH4 में, ठीक है, CH4, ओके, NH3 और H2O। आपको बताना है बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल निकालना है कि बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसमें होगा। आपको जैसा कि आपको पता होगा कि तीनों का तीनों क्या है, sp3 है। तो sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 होता है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों का बॉन्ड एंगल 109 होगा, तीनों का बॉन्ड एंगल 109 होगा। तो बच्चों आपको बता दें यहाँ पर तीनों का बॉन्ड एंगल 109 कैसे हो सकता है। CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं है, NH3 में एक लोन पेयर और वाटर में दो लोन पेयर, तो लोन पेयर का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, लोन पेयर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इफेक्ट शो कर रहा होगा ना। क्योंकि अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, वहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर भी बढ़ेगा, तो वो बॉन्ड एंगल पे कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगा। तो अगर तीनों sp3 है तो तीनों का बॉन्ड एंगल 109 नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर आने से परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है, और परसेंटेज एस करेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लोन पेयर बढ़ने से यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर इंक्रीज करेगा, और परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करने से यहाँ पर H2O में NH3 में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो फिक्स हो गया कि सबका बॉन्ड एंगल 109 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है एक लोन पेयर और यहाँ पर है दो लोन पेयर। ओके, तो CH4 को जरा देखें, NH3 में एक लोन पेयर, ओके, और वाटर में दो लोन पेयर। ठीक है, तो जरा समझते हैं यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा कितना हो, 25% एस करेक्टर होगा।
NH3 में एक लोन पेयर आ गया, एक हाइड्रोजन हट के एक लोन पेयर आ गया। तो अगर एक लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर आने से क्या हो, यहाँ पर इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, बढ़ गया। परसेंटेज एस करेक्टर 25% से थोड़ा बढ़ा होगा, है ना। अब तो 25 नहीं रहेगा क्योंकि अब लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर कहाँ पर रहना पसंद करेगा, उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा जहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो लोन पेयर आने से परसेंटेज एस करेक्टर ऑर्बिटल का क्या हो गया, बढ़ गया 25% से। तो यहाँ पर क्या होगा, एच में क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है यहाँ जो बॉन्ड एंगल है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो NH में जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ क्या हो गया, घट गया। ओके, इस बॉन्ड में अगर यहाँ पर बात करें इस बॉन्ड में, तो इस बॉन्ड के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करें, क्योंकि यहाँ पर दो दो लोन पेयर आया है, तो परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है OH के बीच में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो ज़्यादा घट जाएगा। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा घट जाएगा बॉन्ड में, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में या फिर बॉन्ड ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा घट जाएगा। और अगर परसेंटेज एस करेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस साइड जाने से, इधर जाने से क्या हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर जो है बढ़ रहा है, एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो आप जो है इसको याद रखिए। कुछ यहाँ पर जो है कई बार जो है पूछ देता है। तो CH4 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 होता है। यहाँ पर थीटा कितना होता है, 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट। और NH3 में कितना होता है, 107 होता है, आप याद रखिए 107। और वाटर का कितना होता है थीटा, 104.5। तो आप जो है इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको हालांकि बता दें ये इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए। तो आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि बॉन्ड एंगल जो है इस साइड जाने से परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं CH4 में बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109। और यहाँ पर वाटर के केस में क्या हो गया, बॉन्ड एंगल 104 हो गया। तो आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देख के कि sp3 है यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 का, ऐसा नहीं है। आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो जो कंपाउंड बना है वो पर्टिकुलर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स कितना परसेंटेज एस करेक्टर शेयर कर रहा है, क्या उसमें लोन पेयर भी है क्या, तो ये देखना पड़ेगा। लोन पेयर अगर रहेगा तो लोन पेयर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा लेगा, और अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, और एस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, राइट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेसिसिटी से है। देखते हैं परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो बेसिसिटी पर क्या प्रभाव डालता है। बेल्स रूल का एप्लीकेशन देखते हैं बेसिसिटी पर। NH3, हालांकि क्वेश्चन आप पहले भी करवा चुके हैं। NH3 और NF3 आपको बताना है कि विच वन इज मोर बेसिक, बेसिसिटी बताना है, विच इज मोर बेसिक, ये दोनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो लोन पेयर तो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में एक लोन पेयर प्रेजेंट है। NH3 में भी लोन पेयर प्रेजेंट है। आप हमको लगता है आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे ये। और यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिए। फ्लोरीन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम। अब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम आया तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया, घट गया, लेस एस करेक्टर, ठीक है। एस करेक्टर क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज कर गया। परसेंटेज एस करेक्टर अगर डिक्रीज करेगा तो लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एस करेक्टर यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो बढ़ेगा, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
तो सीधा सीधी समझ सकते हैं परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब ये हो गया कि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा क्या है, न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड है, यानी ऑर्बिटल जो वो ज़्यादा स्फेरिकल फॉर्म में ज़्यादा है। तो स्फेरिकल फॉर्म कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल में जो है परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा शिफ्टेड है किसके तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, ये ज़्यादा शिफ्टेड है। ये जो ऑर्बिटल होगा ये क्या होगा, छोटा होगा। तो ये ऑर्बिटल अगर छोटा होगा तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्टेड होगा, नाइट्रोजन की तरफ। तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो कैसे डोनेट करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर, इस लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो पी करेक्टर ज़्यादा होगा। ये ऑर्बिटल क्या होगा, ये डम्बेल शेप का ज़्यादा होगा, पी करेक्टर ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पेयर का दूरी ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का दूरी ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। ओके, तो आसानी से जब इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट हो जाएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा। तो बेसिसिटी किसका ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, क्योंकि लोन पेयर कहाँ शिफ्टेड है, लोन पेयर का जो ऑर्बिटल है यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कम है, पी करेक्टर ज़्यादा, और पी करेक्टर ज़्यादा रहेगा तो आसानी से जो है आसानी से जो है लोन पेयर क्या होगा, डोनेट कर जाएगा। और यहाँ पर क्या है NF3 के केस में, तो NF3 के केस में जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड है, सो दैट्स वाई यहाँ पर डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे CH2Cl2। अब यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो CH2Cl2 की ओर बात करें तो CH, H, Cl और Cl, इसको मान लेते हैं θ1, इसको मान लेते हैं θ2। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा होगा? देखिए, अगर हम θ1 की बात करें, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रहना पसंद करता है, तो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर लेस एस करेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एस करेक्टर अगर डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी θ2 जो होगा वो ज़्यादा होगा θ1 से। ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ClC और Cl बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम होगा, HCl बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। ठीक है, जो हम लोग सीखे उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल ये होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो θ1 है वो ज़्यादा है θ2 से। जी हाँ, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ कि यहाँ पर जो θ1 है वो ज़्यादा है θ2 से। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये आपको जानने के लिए सबसे पहले आप इसको राइट डाउन, इसको लिखिए, आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या। अब जरा समझिए यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ठीक ना। यहाँ पर आखिर θ1 का वैल्यू क्यों बढ़ गया θ2 से, आखिर क्यों ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ गया, ये ज़्यादा हो गया यहाँ पे बॉन्ड एंगल से, इस बॉन्ड एंगल से ज़्यादा ये क्यों हो गया। तो इसके पीछे का जो कारण है बच्चों वो है ग्रुप रिपल्सन। जी हाँ, ग्रुप रिपल्सन। ग्रुप रिपल्सन फैक्टर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गया कि बेंड्स रूल के अनुसार जो होना चाहिए थीटा वो बेंड्स रूल पे हावी हो गया। क्या चीज़, ग्रुप रिपल्सन हावी हो गया है बेंड्स रूल पे। तो इसी कारण जो है यहाँ पर जो θ1 का वैल्यू है वो ज़्यादा हो गया θ2 से। अब जरा इस चीज़ को समझते हैं कैसे।
कि क्लोरीन जो है एक सेकेंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ध्यान से, क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो क्लोरीन का साइज हो गया बड़ा, क्लोरीन का साइज हो गया बड़ा, एंड ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, या स्टेरिक रिपल्सन, जो एलिवेशन जो होगा, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, और उस रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉन्ड एंगल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ग्रुप रिपल्सन में क्या हो रहा है कि एलिवेशन हो रहा है, बॉन्ड एंगल में क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल का क्या हो रहा है, एलिवेशन इन बॉन्ड एंगल। ठीक है, एलिवेशन इन बॉन्ड एंगल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्योंकि क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो साइज बड़ा होने के कारण ये दोनों जो ग्रुप है, ये दोनों जो एटम है क्लोरीन जो है वो नज़दीक नहीं रह पाएगा, और इसी के कारण ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये दोनों जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, हमेशा ये दूर रहना पसंद करेगा, सेपरेट अपने आप को करेगा, ताकि रिपल्सन कम हो, रिपल्सन मिनिमाइज हो, और यहाँ पर स्टेबिलिटी बन जाए। इसी कारण जो है यहाँ पर θ1 का वैल्यू बढ़ेगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। आया बात समझ में? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर तो बेंड्स रूल जो हो गया, फेल्योर ऑफ बेंड्स रूल, यहाँ पर क्या हो गया, फेल्योर ऑफ बेंड्स रूल, फेल्योर ऑफ बेंड्स रूल। अब क्या करेंगे, आप बेंड्स रूल तो पढ़ ले, लेकिन बेंड्स रूल का क्या हो गया, फेल्योर। तो बच्चों बेंड्स रूल का फेल्योर सब जगह नहीं होगा, सारे कंपाउंड पे, सारे स्ट्रक्चर पे हम लोग बेंड्स रूल का फेल्योर हम लोग नहीं देखेंगे। बेंड्स रूल का फेल्योर वहीं पर होगा जहां पर कि ग्रुप क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, ग्रुप रिपल्सन जब बहुत ज़्यादा होगा तब बेंड्स रूल का फेल्योर होगा, और हम कह सकते हैं ऐसा कि जब कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब ग्रुप रिपल्सन बढ़ जाएगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब कंपाउंड जो होगा वो जो ग्रुप जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में अगर ग्रुप बड़ा है तो वहाँ पर ग्रुप रिपल्सन को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे विथ रिस्पेक्ट टू बेंड्स रूल। समझ में आ रहा है बात? तो sp3 के केस में, ठीक है, तो मिटाते हैं, sp3 के केस में आपको ध्यान देना है, sp3 के केस में आपको ग्रुप रिपल्सन को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, ग्रुप रिपल्सन को देखना है, यानी ग्रुप रिपल्सन को प्रायोरिटी देना है विद रिस्पेक्ट टू बेंड्स रूल। ठीक है, बेंड्स रूल को उस समय जो है आपको बेंड्स रूल जो है वो नहीं देखना है, आपको वहां पर ग्रुप रिपल्सन फैक्टर को देखना है। ठीक है, तो बेंड्स रूल के हिसाब से आप नहीं सोचिएगा, बेंड्स रूल के हिसाब से आप बॉन्ड एंगल नहीं निकालिएगा, आप ग्रुप रिपल्सन के हिसाब से निकालिएगा। अगर ग्रुप रिपल्सन ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर sp2 रहे तो वहां पर आपका बेंड्स रूल फॉलो होगा। ठीक है, बेंड्स रूल फॉलो होगा, ग्रुप रिपल्सन फॉलो नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? ग्रुप रिपल्सन फॉलो नहीं होता। आपको ये बात समझ में आ चुका है कि कब आपको बेंड्स रूल लगाना है, कब आपको ग्रुप रिपल्सन लगाना है। तो ग्रुप रिपल्सन कब लगाएंगे, जब sp3 रहेगा, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, और उस हाइब्रिडाइजेशन में अगर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा एटम या फिर क्राउडिंग वहाँ पे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्राउडिंग को हम लोग फेवर करेंगे, और क्राउडिंग के हिसाब से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का एलिवेशन होगा, और बॉन्ड एंगल वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, राइट डाउन। तो आप देखिए कि बेंड्स रूल के लिए भी, यानी अगर बेंड्स रूल भी अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में अगर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें हम लोग बेंड्स रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेंड्स रूल के लिए भी जरूरी है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का भी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं।
एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं COH2 और COCl2, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन H। तो सबसे पहले अगर आप बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, आपको पता होना चाहिए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पहले आप हाइब्रिडाइजेशन पता करिए, तभी आप उस पर बेंड्स रूल लगाइए या कोई भी रूल लगाइए। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता आप लगा दिए तो हो सकता है कि वो एक्सेप्शन हो, वो वहाँ पे फेलियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, जैसा कि अभी आप देखिए कि बेंड्स रूल का भी फेलियर हो जाता है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि वहाँ पर रिपल्सन कितना ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है sp2। अब sp2 में आपको क्या लगाना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो पहले से ही क्या है, जो ग्रुप है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, 120 डिग्री एंगल पे है, तो ग्रुप पहले से ही काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप रिपल्सन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे बेंड्स रूल को प्रायोरिटी। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर जो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे ये बेंड्स रूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है। CH में यहाँ पर जो परसेंटेज S करेक्टर होगा, परसेंटेज S करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। परसेंटेज S करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर परसेंटेज S करेक्टर यहाँ पर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा। मान लेते हैं इसको θ1 है और ये मान लेते हैं θ2 है, तो परसेंटेज S करेक्टर अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो θ1 का ज़्यादा होगा θ2 से। यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पे लगा बेंड्स रूल। तो आपको कब कौन सा रूल लगाना है ये डिपेंड करेगा कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है और साथ ही साथ उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें जुड़ गया बड़ा बड़ा ग्रुप, तो आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो छोटा होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है, 109 होता है। और sp में क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 में अगर कम है और ऊपर से उसमें क्या लगा है, बड़ा बड़ा ग्रुप अटैच्ड है, तो बड़ा बड़ा ग्रुप अटैच है, ऊपर से sp3 में बॉन्ड एंगल भी क्या है, कम है, तो वहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होगा। और उस वक्त हम लोग ग्रुप रिपल्सन या फिर स्टेरिक क्राउडिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे विथ रिस्पेक्ट टू बेंड्स रूल। समझ में आ रहा है, उस वक्त बेंड्स रूल को हम लोग साइड में रखेंगे और ग्रुप रिपल्सन को प्रायोरिटी देंगे। ओके, राइट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर यहाँ पर यूज करेंगे, ये आपको बताना है। ये आपका HW है, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ग्रुप रिपल्सन लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिसिटी को निकालने के लिए, ठीक है, या बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड एंगल निकालने के लिए ग्रुप रिपल्सन लगेगा। ग्रुप रिपल्सन फैक्टर हावी होगा या फिर बेंड्स रूल यहाँ पर हावी होगा, ये आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, ग्रुप रिपल्सन या फिर बेंड्स रूल, ठीक है। ये आपका HW आपको बताना है कि ग्रुप रिपल्सन के हिसाब से इसका हम लोग आंसर करेंगे या फिर बेंड्स रूल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, ये आपका HW है, इसको बनाइए। आपको निकालना है H2O2 एंड F2O2, आपको OO बॉन्ड लेंथ निकालना है। N2H4 N2F4, यहाँ पर आपको NN बॉन्ड लेंथ निकालना है, ठीक है। ये आपका HW है। अब आप इसको बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए और कहाँ पे बेंड्स रूल लगेगा, कहाँ पे ग्रुप रिपल्सन लगेगा, ये आज की क्लास में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप इसका अच्छे से रिवीजन करिए और प्रीवियस क्लास में जितना चीज़ बताए हैं बेंड्स रूल के बारे में वो अच्छे से आप प्रीवियस वीडियो को भी अच्छे से देखिए। थैंक यू।